मैं अभी भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहा था और भारतीय इतिहास में स्पेशली आधुनिक इतिहास, तो थोड़ा इसमें लंबा गहन अध्ययन चिंतन करने की आवश्यकता है, बात करने की ज़रूरत है। और जब मैं इतिहास को पढ़ता हूँ तो मेरा नज़रिया रहता है इतिहास में कि आपको इतिहास से हमेशा सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आप इतिहास को दोहरा नहीं सकते हैं कि मुग़ल काल में क्या हुआ या फिर प्राचीन काल में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या हुआ। इतिहास को जानना आवश्यक है और जानकर समझना और समझकर आगे बढ़ना, उसे सीखना ज़रूरी है। जैसे आधुनिक काल में जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात आती है तो हमारे कई वीर क्रांतिकारी जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए। हमारे जैसे मध्य प्रदेश में हूँ और मध्य प्रदेश से बहुत से आपको आदिवासी मिल जाएंगे। यहाँ पे आदिवासी बहुल राज्य बोला जाता है, 21% हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी। तो आदिवासियों ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान दिया। 1857 से पहले 1818 में ही आदिवासियों ने क्रांति कर दी थी। उसको भील क्रांति बोलते हैं। भीलों ने जो धार हो गया हमारे क्षेत्र में आंदोलन किया था। then उसके बाद 1828 में हो जाएगा। इसके बाद अगर मध्य प्रदेश से बाहर देखें तो चाहे बिरसा मुंडा का विद्रोह हो या फिर उड़ीसा में हो, ठीक है, तो कई आदिवासियों ने भी किया है, ठीक है, आंदोलन में सहयोग किया है। और फिर इसके बाद कांग्रेस बनी, फिर कांग्रेस ने अपना आंदोलन किया। इसके बाद क्रांतिकारी आए आपकी, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हों, सचिन दास सान्याल, अशफाक उल्ला खां, तिलक हों, पाल हों, और आपके गदर पार्टी जैसे आंदोलन, गदर पार्टी जैसे कई ऐसे सब वो बनी, संस्थाएं बनी जिन्होंने बहुत योगदान दिया। लेकिन इतिहास अभी की सरकार क्या कर रही है ना, वो इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। जो इतिहास में नहीं हुआ आप उसको महान दिखाने का प्रयास कर रहे हो। अगर आपके इतिहास में कुछ हुआ है, आप जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, अगर उन्होंने इतिहास में कुछ किया है तो आप लेकर आइए, सबूत लेकर आइए, फैक्ट लाइए कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोग सावरकर को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सावरकर जो मेरी नज़र में है, मेरा नज़रिया है, सावरकर के दो रूप हैं, चरित्र हैं। सावरकर 1906 से पहले जब क्या बोलते हैं अंग्रेज़ों ने गिरफ़्तार नहीं किया था, उसके पहले बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और मतलब सावरकर और इनके भाई थे गणेश करके भाई थे। इन दोनों ने यहाँ पे नागपुर महाराष्ट्र के आसपास क्रांतिकारी दल बनाए हुए थे और अंग्रेज़ों को परेशान करते रहते थे। सावरकर ने किताब लिखी स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की, जिससे लोगों को तक एक जानकारी पहुंची, एक राष्ट्रवाद की भावना मतलब राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया उन लोगों ने कि भाई हमारे लोगों ने, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे लोगों ने जान दिया है देश के लिए, ठीक है। तो एक ऐसा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका होता है, उन्होंने उस बुक के माध्यम से किया। तो 1906 तक सावरकर बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, बढ़िया क्रांतिकारी व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ़्तार किया और अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में इनको वहाँ पे जेल पे रखा, काला पानी की सज़ा दी, इनके बाद से इनका पूरा चरित्र ही बदल गया। माफ़ीनामे पे माफ़ीनामा, ठीक है, 27 बार माफ़ीनामा लिख दिया। और फिर अब देखो जब 1912-13 में जब ये निकल कर आते हैं सावरकर, उसके बाद से सावरकर ने या फिर आरएसएस ने तो मान लो पहले भी नहीं किया, लेकिन सावरकर ने ब्रिटिश विरोधी एक भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब मुझे एक आंदोलन ऐसा बता दीजिए जिसमें सावरकर ने भाग लिया है। जबकि ब्रिटिश के समर्थन में जरूर कई आंदोलन उन्होंने किया, कई लोगों को मतलब सहयोग दिया या फिर भाग दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आरएसएस ने, सावरकर ने हमारे क्रांतिकारियों को मुखबरी की। सावरकर ने कई बार तो ये बोला कि ये हिंदू क्या बोलते हैं ब्रिटिश की सेना में शामिल हो जाएं। और जैसे 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो बोला कि भाई उसमें शामिल हो जाओ, ब्रिटिश के आंदोलन में शामिल हो जाओ, ब्रिटिश के फ़ौज में शामिल हो जाओ, ये बोला था सावरकर ने हिंदुओं को।
जब क्या बोलते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जापान से लड़ाई लड़ रहे थे, जापान में सिंगापुर में अपनी सरकार वो बना रहे थे, फ़ौज बना रहे थे, तो सीधे सीधे सावरकर ने बोला कि उनकी फ़ौज में अब शामिल मत हो, आप ब्रिटिश की फ़ौज में शामिल हो और इन लोगों के खिलाफ़ लड़ो। तो ये सावरकर का चरित्र था। तो आप किस सावरकर को महान बताने का प्रयास कर रहे हैं इतिहास को तोड़कर? भाई इतिहास में लिखा जा चुका है, आप उसको रीराइट करने के बाद उसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। जो इतिहास में हुआ है वो हुआ है। अगर प्राचीन काल में अशोक ने गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों को मारा है तो मारा है, ठीक है। मुग़ल काल हुआ है, भारत में मुग़ल आए थे, वो जीते हैं, बाकायदा 300-400 साल राज किए हैं, तो वो हुआ है। आप उसको बदल नहीं सकते हो इतिहास को। आप उससे सीख कर, आप नई दिशा में सीख कर, इतिहास से सीख कर कुछ अपने आधुनिक काल में अगर कुछ ऐसा कुछ उनकी कुछ इतिहास की खूबियों को लागू कर सकते हो तो करो, बाकी तुम बदल नहीं सकते हो। आरएसएस और सावरकर की बस इतनी ही भूमिका है कि उन्होंने क्या बोलते हैं हमारे क्रांतिकारियों की मुखबरी की है, और सावरकर की भूमिका शून्य है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। सबसे बड़ी बात यह है कि सावरकर के माफ़ीनामे की बात आती है कि सावरकर ने एक माफ़ीनामे, और कई लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि माफ़ी मांगना कौन सी बड़ी बात हो गई। कोई बात नहीं, माफ़ी आप मांग सकते हैं, मांगिए माफ़ी। माफ़ी मांगने का तरीका अलग अलग होता है। पहले बात तो माफ़ी मांगो ही मत। क्या भगत सिंह ने माफ़ी मांगी? चंद्रशेखर आज़ाद माफ़ी मांगे? सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, ये सब फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। जबकि भगत सिंह के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भगत सिंह को सलाह दी गई थी, कांग्रेस ने भी बोला, अपने गांधी जी भी बोले, नेहरू बोले, पटेल बोले कि आप माफ़ी मांग लो। इवन भगत सिंह के पिताजी बोले कि माफ़ी मांग लो तो सरकार आपको छोड़ देगी या फिर सोचेगी, लेकिन भगत सिंह बोले कि माफ़ी मांग लूँगा तो फिर अमर नहीं हो पाऊँगा। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन एक कहने की तात्पर्य है, अगर माफ़ी मांग लिए होते, जैसे आप कहते हैं कि जब सुकरात अगर माफ़ी मांग लिया होता, सुकरात अगर विष का प्याला नहीं पिए होते तो सुकरात नहीं होते। अब ब्रूनो माफ़ी मांग लिया होता तो ब्रूनो नहीं होता। तो माफ़ी नहीं मांगने से वो लोग अमर हो गए, और जो माफ़ी मांगे उनको आप महान बता रहे हो, वो माफ़ी वीर हैं। कहते हैं कि कई लोग कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर आप उस जेल में रहते, सेलुलर जेल में, तो आपको समझ में आता कितनी यातनाएं दी जाती थी। भाई वहाँ पे सिर्फ सावरकर नहीं थे, सावरकर के जैसे कई क्रांतिकारी थे जो वहाँ पे बंद थे, लेकिन किसी भी क्रांतिकारी का माफ़ीनामा दिखाओ। हमारे मध्य प्रदेश से भीमा नायक को भेजा गया था वहाँ पे सेलुलर जेल में, फिर 1876 में उनकी मौत हुई थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। टेंटिया भील को मारकर यहाँ पर पाताल पानी में फेंक दिया था इंदौर में, माफ़ी नहीं मांगी। ख्वाजा नायक, गुड्डो देवी, रेनो देवी, कई ऐसे आपको भील महिलाएं मिल जाएंगी, भील पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। लेकिन सावरकर ने माफ़ी मांगी। तो आप सावरकर को महान बताने का प्रयास मत करो। वो कायर थे, कायर हैं, कायर रहेंगे। और इसके बाद फिर उन्होंने जो किया कि गोडसे के साथ मिलके गांधी जी की हत्या की, इसके बाद आप उनको महान बताने का प्रयास कर रहे हो। सावरकर को महान इस बात के लिए बता रहे हो कि उन्होंने गोडसे को क्या बोलते हैं गांधी की हत्या कर दी, ये महानता है। अंग्रेज़ जिसको नहीं मार पाए उसको आपने मार दिया आज़ाद होने के 6 महीने बाद, ये आपकी महानता है। एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को पता, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने पता नहीं क्यों भारत सरकार ने हमारे पेश नहीं किया। कहते हैं कि अगर वो रिपोर्ट पेश कर दी जाती तो सावरकर का भी नाम आ जाता और सावरकर भी अभियुक्त हो जाते और साबित भी हो जाता कि सावरकर उसमें शामिल थे, लेकिन हमारी सरकार ने वो पेश नहीं किया। उस रिपोर्ट का नाम मैं मेंशन करूँगा, मतलब एडिट में तो नहीं, मतलब कहीं उधर डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा निकाल कर। तो सावरकर बेगुनाह साबित हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह थे, उनका नाम आया था। और कई ऐसी रिपोर्ट बताती है कि सावरकर, गोडसे, नारायण आप्टे, ये लोग सब आपस में मिलते रहते थे गांधी को मारने के लिए, बहुत पहले से प्लान कर रहे थे। ये 1948 में नहीं मारा इन्होंने इससे पहले भी प्रयास किया है गांधी को मारने का, और फिर 1948 में सक्सेस हो गए। कई लोग बोलते हैं कि गांधी 50 करोड़ दे रहे थे पाकिस्तान को, इसलिए मार दिया। तो भाई ये 1947 की बात है, लेकिन 1930, 1935 में भी प्रयास किया है सावरकर, गोडसे लोगों ने। तो उस समय कौन सा 50 करोड़ दे रहे थे पाकिस्तान को, 55 करोड़ दे रहे थे।
उस समय क्यों मारने का प्रयास किया? तो सीधे सीधे आइडियोलॉजिकल वार थी। और इतने ही अगर गोडसे लोग बहुत महान थे तो भाई जिन्ना को क्यों नहीं मार दिया, मुस्लिम लीग के लोगों को क्यों नहीं मार दिया? इनको सिर्फ गांधी से नफरत थी, सीधी सी बात यह है। गांधी एकता की बात करते थे, सर्वधर्म समभाव की बात करते थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, जबकि ये सावरकर लोग क्या करते थे, हिंदूवाद, हिंदू देश बनाएंगे, कट्टरवाद की बात करते थे, एकता की बात नहीं करते हैं ये लोग। अगर सावरकर की आइडियोलॉजी वाला 1947 में देश का मालिक होता तो इस भारत के टुकड़े बहुत पहले हो चुके होते, एक भारत से कई भारत बन चुके होते। तो अच्छी बात यह है कि वैसी आइडियोलॉजी वाला कोई आया नहीं, कांग्रेस आई और इतने सालों से लगातार संवैधानिक लोकतांत्रिक शासन हमारा चल रहा है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि भाई इतिहास जो है ना वो क्रिस्टल और एंड क्लियर है। अब इतिहास को बदलने का प्रयास मत करो, जो हो गया सो हो गया, और जो हो गया वही हुआ है। अगर आपके पास नई जानकारी है तो आप उसको खोजबीन करके लाओ और साबित करो कि सावरकर ने माफ़ी नहीं मांगी, साबित करो कि आरएसएस ने बहुत बड़ा योगदान दिया भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। ऐसा साबित कर दो और दूसरे लोगों को मुँह बंद कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साबित कर दो, आप सीधा सीधा साबित कर दो कि हाँ भाई हमारे आरएसएस ने बहुत बड़ा काम किया। आरएसएस का योगदान है ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 क्रांतिकारी आरएसएस क्रांतिकारियों का नाम बताओ जो भारत की आज़ादी में जिनकी जान गई है, 10। लेकिन मैं आपको ऐसे कांग्रेस के और बिना कांग्रेस के कई हज़ारों क्रांतिकारियों के नाम गिना दूंगा जिनकी जान गई है आज़ादी के समय, आज़ादी आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में। आपको आरएसएस का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा, हिंदू महासभा का एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी जान गई हो स्वतंत्रता आंदोलन में। तो भाई अब इतिहास को बदलने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है? इतिहास जो है सो है। आप और इतिहास के नाम पे आप जो वर्तमान काल है उसको आप ख़राब कर रहे हो। जो हमारा आपसी तालमेल है, भाईचारा है, हमारा जो सेकुलरिज्म है, जिसको भौतिक मूलभूत ढांचा भी बोलते हैं, आप उसको ख़राब कर रहे हो। कि मुग़ल काल में क्या हुआ, आपको मुग़ल काल का वो अंजना ओम कश्यप एक दलाल पत्रकार है, उसको वो मुग़ल काल में देख रही कि बाबर किस लड़के के प्रति अट्रैक्शन था। भाड़ में जान दे भाई, तुझे क्या लेना देना बाबर क्या करता था? बहन जो वो मर गया भाई, वो 500 साल पहले मर चुका है वो, और तुम उसकी बात अभी कर रहे हो। उसकी बात अभी करने से क्या अभी का जो चल रहा है देश में वो सब सही हो जाएगा? जो हमारे देश में समस्याएं चल रही वो सब सही हो जाएगा? प्रदूषण, एप्स्टीन फाइल दब जाएगी? अभी की बात करो ना कि मोदी जी का नाम आया एप्स्टीन फाइल में, पुरी का नाम आया, उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो अभी का? अभी की चर्चा नहीं करनी तुमको बात करनी है मुग़ल काल की, बात करनी है कि भाई सल्तनत काल की, अभी की बात नहीं करनी तुमको। अभी कितनी समस्याएं चल रही हैं उस पर बात करो। एक तो भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो जो हमारे ये पत्रकार हैं जितने भी, इनका नाम देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, अमीश जो दल्ला है वो गुल्लू, और ये अमन, नाम अमन है लेकिन साला जहरीला काम करता है। जितने भी ये पत्रकार हैं सबका नाम लिखा जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ देश की दलाली करने के लिए। देशद्रोही हैं ये, जो आज देश के साथ नहीं खड़े हैं, सत्य के साथ नहीं खड़े हैं, वो देशद्रोही हैं मेरी नज़र में। और मेरी नज़र में ऐसे का कई लोगों की नज़रों में ये देशद्रोही रहेंगे। आप देख लीजिए, जो ये संचार का माध्यम रहता था न्यूज़ मीडिया, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा इनमें। घरों में जो चलता था जब ये न्यूज़ ना, तो रहता था कि हाँ भाई ये लोग कुछ सही दिखा रहे हैं। आज चालू होते ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 दलाली करेंगे, कोई काम की न्यूज़ नहीं दिखाएंगे। तो ये इनकी वो रह गई है, क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता रह गई है। निष्पक्ष तो है ही नहीं, मान लो ख़त्म हो गए हैं, निष्पक्षता तो इनकी ख़त्म हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की दलाली कर रहे हैं। इतिहास को ये भी तोड़ मोड़ को पेश करते हैं। कभी भी मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के पास एक भी नॉलेज नहीं है। एक नंबर के बेवकूफ़ चूतिए लोग हैं ये लोग, जितने भी पत्रकार हैं ये गोदी मीडिया वाले। ये साले कुछ भी बोलते रहते हैं। उधर वो सुधांशु त्रिवेदी कुछ भी बोलेगा, बोल चोल के चला जाएगा, ये लोग कभी उसको नहीं रोकते हैं, क्योंकि सालों को पता ही नहीं है ना। सुधांशु त्रिवेदी कभी कुछ बोल देगा मिथुन नहीं है, कभी कुछ बोल देगा आइंस्टीन नहीं है, कभी कह देगा गोबर में गौमूत्र में बहुत बढ़िया है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंक्शनल। भाई किसी का मूत कभी कोई एंटी बैक्टीरियल हो सकता है? भाई मूत है, जैसे हमारा मूत होता है वैसे गाय का मूत है, वैसे बैल का मूत है, भैंस का मूत है। मूत इज मूत,
वो कभी एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी फंक्शनल कुछ हो ही नहीं सकता भाई, वो गंदगी है वो। आप उसको बोल रहे हो कि भाई वो बहुत उसमें बोलते हो गोबर में आपका सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है। भाई ठीक है, गोबर निकालो, अब गोबर से सोना निकाल के सोने के दाम कम कर दो। इतना सोना आयात क्यों कर रहे हो फिर? गलती कर रहा है भारत जो इतना आयात कर रहा है। सोना अपना निकालो, गोबर से सोना निकालो और उसको बस बढ़िया सोने का आयात ख़त्म करो, सोने के दाम भी कमती हो जाएंगे, हम लोग भी सोना वोना बनवा लेंगे ऐसा भी को मांग के। भाई ये सब फालतू चीज़ें हैं। इतिहास को मत तोड़ो, इतिहास जो है सो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सावरकर आरएसएस लोगों ने इतिहास में अच्छा काम किया है तो लेकर आओ, आप उसको साबित करो कि हाँ भाई सावरकर आरएसएस ने अच्छा काम किया है, उसको बाकायदे प्रमाण दो। अगर प्रमाण भी देते हो तो सब कोई मान लेगा, प्रमाण नहीं दे रहे हो तो भाई जब तक जो इतिहास है और जो प्रमाण के साथ साबित किया गया है, अब सीधा सीधा प्रमाण है कि सावरकर ने माफ़ी मांगी है, गूगल में पड़ा हुआ है, देख लो। उसमें तुम क्या मैनिपुलेट करोगे? इसी तरह अगर आपको लगता है कि माफ़ी नहीं मांगी है तो भाई उसको साबित करो कि नहीं मांगी है, वो तो ऐसे ही फेक है, साबित कर दो कि फेक है। तो मैं इतिहास का छात्र हूँ तो इतिहास में बोलना मुझे अच्छा लगता है, इतिहास के विषयों में बोलना मुझे अच्छा लगता है। आगे भी प्रयास जारी रहेगा, कुछ ऐसे टॉपिक लाए जाएं और बोले जाए उस विषय पर। आप लोगों के क्या विचार हैं, आप ज़रूर साझा करिएगा। जय हिंद।